गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट ऑन इक्वलिटी अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यूनिट 2 की तरफ। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। सरकार का स्वास्थ्य विभाग के प्रति क्या रवैया है और क्या भूमिका रहती है हेल्थ को लेके, उससे रिलेटेड आज हम चर्चा करने वाले हैं। Role of the government in health. In a democracy, people expect that government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meanings and problems related to the health. Look at the subheadings of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of गवर्नमेंट? डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लोगों को इस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, इस चीज़ की अपेक्षा रहती है कि जिसे हमने जिताया है, जिसे हमने अपने वोट कास्ट करके जिस सरकार को हमने उस पोजीशन पे पहुंचाया है कि वो हमारे लिए काम करेगी, तो ये लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि सरकार बनने के बाद जब वो हमारी सरकार अगर बनेगी, जो हम उसको वोट करके चुनेंगे, तो वो हमारे कल्याण के लिए काम करेगी, वो हमारे वेलफेयर्स के लिए काम करेगी, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करेगी। जो भी एक व्यक्ति के डेवलपमेंट में जो चहुमुखी विकास की जो योजनाएं होती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराएगी। अब वो किस तरह से प्रोवाइड कराती है? गवर्नमेंट के लिए एक रोल मॉडल होता है, जैसे आपका एजुकेशन सिस्टम हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, एक आपका एम्प्लॉयमेंट देने वाला काम हो गया, रोज़गार देने वाला काम हो गया, आपका हाउसिंग का काम हो गया कि एक बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ बनाना, उसमें लोगों को जाके बसाना, ये काम हो गया। आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम बेहतर होना, सड़कों का अच्छा विकास होना, अच्छा निर्माण होना, इलेक्ट्रिसिटी की बेहतर सुविधा होना, इन सारी चीज़ों से लोगों का डेवलपमेंट जल्दी होता है, लोगों का विकास बेहतर होता है, लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेहतर होता है। तो ये सारा जो काम है, ये संविधान में आपका वर्णित है कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आप आगे धीरे धीरे जैसे जैसे बुक्स में आप आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता चला जाऊंगा कि भाग 4 का में सेक्शन 4A में आपका दिया गया है कि सेक्शन 4 या सेक्शन 5A में दिया गया है कि जो एक गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी किसी भी स्टेट की भारत में, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो लोगों के विकास के लिए काम करेगी। एक लोक कल्याणकारी सरकार के तौर पे स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स आपकी बाध्य हैं काम करने के लिए। उन्हें इसको लोगों के चहुमुखी विकास के लिए, लोगों के हर तरह से डेवलपमेंट के लिए उसे काम करना ही होगा। ओके, व्हाट इज़ हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? We can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. But health isn't only about disease. You may have associate with only some of the situation in the above collage with health. What we often ignore in the fact that each of the above situations is related to health. Apart from diseases, we need to think of our other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a population-free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. स्वास्थ्य के बारे में हम बहुत तरीके से सोचते हैं। हेल्थ का मतलब होता है कि हम बीमारियों और चोटों से या इंजरीज से हम दूर रहें, उनसे हम मुक्त रहें, वो हमारे पास नहीं आए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। हम ध्यान नहीं देते हैं कि हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना ज़रूरी है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि अगर हमें पीने के लिए साफ़ पानी अगर मिल रहा है और अगर रहने के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट मिल रहा है, एक स्वच्छ इन्वायरमेंट मिल रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बेहतर है, आपका प्रदूषण नहीं है, तो सामान्यतः लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हमको सही से खाना नहीं मिल रहा है और अगर हमको एक बेहतर क्वालिटी का खाना नहीं मिल रहा है,
या बेहतर क्वालिटी का वाटर हमको प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम बीमार पड़ने वाली संभावना में अधिक रहेंगे। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग। इट isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our lives are a part of health. एक बेहतर हेल्थ के क्या लक्षण हो सकते हैं और एक बेहतर हेल्थ हमें क्यों ज़रूरी है, उसके हिसाब से देखा जाए तो हम सभी चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो एकदम फुर्तीले तरीके से करें, हम एक्टिव रहें, हमारा जो मोटिवेशन रहे वो ऊपर रहे, हम डल नहीं रहना चाहिए हमको, और बिना मन के और टेंशन मुक्त होकर हमको लंबे समय तक काम करते रहना चाहिए, और डरे सहमे तरीके से हमको जीवन नहीं जीना है ना। हमको मनोबल हमारा ऊपर होना चाहिए, हमारा मोटिवेशनल लेवल ऊपर होना चाहिए, हम डल नहीं होने चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक स्वस्थ लक्षण होने चाहिए स्वास्थ्य के लिए। अगर हम इन सारी चीज़ों को पूरा कर पाते हैं, अगर हम डल नहीं हैं, हम एक्टिव हैं अपने काम के लिए, हमारा मनोबल ऊंचा है, हम स्वस्थ हैं, हम टेंशन फ्री हैं, तो ये एक मेंटल हेल्थ की तरफ भी इशारा करता है कि हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर है। हेल्थ का जो सिस्टम है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है कि आपकी अगर बॉडी फिट है और आपको कोई चोट वगैरह नहीं है, आप डिसेबल नहीं है, तो सिर्फ ये एक हेल्थ का फैक्टर नहीं है। हेल्थ का फैक्टर एक ये भी है कि आपकी मेंटल सिचुएशन कैसी रहती है, आप किस तरह से अपने विचार रखते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, आप कितने टेंशन में हैं, कितने टेंशन में नहीं है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं कि आपका हेल्थ मेंटल तौर पे कैसा है। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। ओके, हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य की सुविधाएँ। Let us examine some of the aspects of healthcare in India, compare and contrast the situation expressed in the first and second column. दो कॉलम दिए हुए हैं और इनमें कुछ डाटा दिया हो गया है, कुछ पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, इन दोनों को हमको कंपेयर करके देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों कॉलम्स में जो भी पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, इसमें एक में बेहतर चीज़ बताई गई है और एक में निगेटिव चीज़ बताई गई है। निगेटिव चीज़ ऐसा नहीं कि एकदम ही गलत चीज़ बताई गई, जो फैक्ट्स हैं उनको बताया गया है कि डॉक्टर्स हेल्थ केयर सिस्टम आपका भारत में कितना बेहतर है, और दूसरी तरफ हेल्थ केयर सिस्टम में क्या कमियां हैं, उन दोनों के बारे में चर्चा की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इस among the largest producer of doctors. Approximately more than 30,000 new doctors qualify in every year. भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल कॉलेजेस सबसे ज़्यादा भारत में है, और तकरीबन ये सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स भी प्रोड्यूस करता है। भारत अपना सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करता है। हर साल डॉक्टर यहाँ से बन के निकलते हैं, तकरीबन 30,000 डॉक्टर्स आपके हर साल बन के निकलते हैं। और दूसरी तरफ आपका एक पॉइंट दिया गया है कि मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। भारत में जो अधिकतर डॉक्टर हैं वो सिटीज़ वाले एरिया में, जो सिटीज़ होती हैं, जो शहर होते हैं, वहाँ जाके बस जाते हैं। जो गांव के लोग होते हैं उनकी डॉक्टर्स तक की जो पहुँच होती है, डॉक्टर्स से जो उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जितना मतलब उनकी जो पहुंच होती है वो उतनी बेहतर नहीं हो पाती है, क्योंकि एक लंबी दूरी हमको तय करनी पड़ती है। भाई झोला छाप डॉक्टर तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन एक बेहतर डॉक्टर जो एक बेहतर इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकला है, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, एक बेहतर डॉक्टर तक की पहुँच के लिए जो गाँव के लोग होते हैं उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के हिसाब से डॉक्टर्स की संख्या भी बहुत कम है ना। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ के लमसम है। इतनी जनसंख्या तो आपको अगली जनगणना में देखने को मिल ही जाएगी। उस हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर्स की जो संख्या है वो आज भी बहुत कम है। ठीक है, एक तरफ प्रोज हो गया, एक तरफ कॉन्स हो गया कि भाई सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज आपके भारत में है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स भारत में प्रोड्यूस किए जाते हैं, और तकरीबन 30,000 डॉक्टर्स आपके हर साल प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं भारत में। लेकिन दूसरी तरफ एक सिस्टम ये भी है कि जो लोग हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो
अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में जाके सेटल हो जाते हैं, और जो गांव के लोग होते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स की जो पहुंच होती है, जो अवेलेबिलिटी होती है, वो बहुत कम होती है। और गांव के लोगों की इन सारी चीज़ों में समस्याएं होती हैं कि उनको ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना पड़ता है किसी बेहतर डॉक्टर से कंसर्न करने के लिए। बाकी गांव में झोला छाप डॉक्टर तो मिलता है जो लोगों की ज़िंदगी भी खा ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंटली over the years. In 1950, there were only 2,717 government hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals. In 2017, the number grew to 23,583. इसमें डाटा 2017 तक का ही दिया है। अब आने वाले टाइम पे अपन डाटा और देख लेंगे। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो बहुत तेज़ी से भी आगे बढ़ी हैं। आपका एक आंकड़ा दिया गया है कि 1950s में आपका जो हॉस्पिटल्स की संख्या थी, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, कि जो 1950s में आपकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्थिति थी कि उनके नंबर्स कितने थे, वो थे 2717, अप्रॉक्सीमेटली 2800 अपन मान लेते हैं कि उस टाइम पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एग्जिस्ट करते थे इंडिया में। उसके बाद 1991 में 1991 में ये संख्या बढ़ के पहुंच गई कितने में, 11,174। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं 11,200। 11,200 हॉस्पिटल्स की संख्या हो गई थी 1991 में, और वहीं 2017 में इनकी संख्या हो गई थी 23,583, लगभग 23,600। तो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति बेहतर होती चली जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों ने भी अपना परचम लहरा के रखा है। प्राइवेट अस्पताल वालों ने भी काफ़ी अच्छी अच्छी संस्थाओं को खोला है, और वहाँ पे भी जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो इलाज करा ही लेते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्थिति हर जगह बेहतर हो ऐसा संभव नहीं है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति हर जगह ख़राब हो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि एम्स जैसे जो हॉस्पिटल्स हैं वो गवर्नमेंट की संस्था पे ही हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा ही संचालित होते हैं, ऑपरेट होते हैं। और एम्स आपका भारत का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल्स में से एक है। अलग अलग सिटीज़ में आपकी एम्स की संस्थाएं खोली जाती हैं और वहाँ पे लोगों का बेहतर इलाज होता है बहुत ही कम पैसे में। बस उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है, तो उसको कवर करना पड़ता है, उसमें टाइम ज़रूर लगता है। आज के टाइम पे अगर हम इस चीज़ को देखें तो कोरोना काल में जो कोरोना का जो सिस्टम चल रहा है उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने जितनी अहम भूमिका निभाई है उतना प्राइवेट अस्पताल्स में नहीं निभाई गई, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में जिस हिसाब से आपसे पैसे लिए गए और जिस हिसाब से लोग उम्मीद करते हैं कि इस ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन पे लोगों का गला ना काटा जाए, उनसे इस तरह से पैसे की उगाही न की जाए कि जिससे उनकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस चीज़ को हमने बहुत गौर से देखा कि उन्होंने बराबर अपना साथ निभाए रखा। तो दूसरी तरफ अपन देख लेते हैं, अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम टर्बोक्लेसिस एवरी ईयर। टर्बोक्लेसिस मतलब टीबी। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजिंग। इन दो बीमारियों के बारे में बताया गया है, 2 डिजीज़ के बारे में बताया गया है। एक आपका टीबी है, टर्बोक्लेसिस हो जाता है, टर्बोक्लेसिस के बारे में बताया गया है, और दूसरा मलेरिया के बारे में बताया गया है कि आज़ादी से लेके भारत की इंडिपेंडेंस से लेके 1947 से लेके आज 2021 तक के में, इसमें 2017 तक का ही आंकड़ा दिया गया है तो अपन वहीं तक लेके चलते हैं। तो 2017 तक के टाइम पे अभी भी इन 2 डिसीज़ में कोई बहुत केसेस में बहुत फ़र्क नहीं आया है। जो हमको उस टाइम भी देखने को मिलते थे वही हमको आज भी देखने को मिल रहा है। वही सिचुएशन पे आज हम भी हैं। टर्बोक्लेसिस आज भी लोगों को हो जाता है। हालांकि टर्बोक्लेसिस लोगों को हो जाता है लेकिन उसका इलाज आज संभव है ना, संभव है। गवर्नमेंट ने इस पर बहुत काम भी किया है, लेकिन ये बीमारी आज भी एग्जिस्ट कर रही है और बहुत एक काफ़ी बड़े स्केल पे लोगों को ये बीमारी देखने को मिल जाती है। दूसरा आपका एक समस्या है मलेरिया का। आपने अपनी ज़िंदगी में, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, आपने अपनी ज़िंदगी में मलेरिया को कभी न कभी फेस किया होगा। 1 नहीं 2 नहीं 3 बार फेस किया होगा। ऑलमोस्ट मैंने तो किया है 3 4 बार फेस मलेरिया को अपने अभी तक के जर्नी में। लेकिन काफ़ी टाइम से इसमें मलेरिया के दिखा रहा है कि एवरी ईयर आपका तकरीबन 20 लाख केसेस
2 मिलियन, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 20 लाख केसेस आपके हर साल मलेरिया के देखने को मिलते हैं, है ना। गवर्नमेंट ने इस पे काम भी किया है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने काम नहीं किया मलेरिया के ऊपर। काफ़ी टाइम से ये चीज़ मैंने देखी है कि मलेरिया के केसेस आपके कम होने स्टार्ट हुए हैं। मलेरिया पे गवर्नमेंट ने काबू पाने की बहुत सारी कोशिशें की हैं और 2024 में इनका एक टारगेट है। जिस तरह से आपका 2006 और 7 तक में आपका एक 2006, 7 या 8 तक में आपका पोलियो को इन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया है। भारत सरकार ने सबको एक ओरल ड्रॉप पिलाई जाती है और उसके ज़रिए पोलियो को कंट्रोल में लाया है। इसी तरह से एक प्रोग्राम चलाया गया था WHO के साथ में मिलके। जो आपका WHO है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक वर्ल्ड लेवल की संस्था है और वो पूरी दुनिया के जितने भी कंट्री हैं उन सभी के हेल्थ सिस्टम से मिलके मर्ज होके आपस में काम करते हैं। तो WHO और इंडिया का जो ICMR है, जो हेल्थ सिस्टम है, दोनों ने मिलके एक ड्राफ्ट तैयार किया था, एक सिस्टम ऐसा बनाया था, एक टारगेट सेट किया था कि 2024 तक में हम मलेरिया के ऊपर तकरीबन 95+% उस पर कंट्रोल पा लेंगे। तो ये संभव हो भी जाता, क्योंकि काफ़ी हद तक ये संभव हो भी गया था, काफ़ी हद तक ये पॉसिबल हो भी गया था, क्योंकि मलेरिया आज के टाइम पे उतना देखने को नहीं मिलता है, उतना हावी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसका इलाज भी अब प्रॉपर हो जाता है। आपके कई सारे इंजेक्शंस आते हैं जो डॉक्टर्स आपको प्रोवाइड करा देते हैं, कई सारी मेडिसिन्स वगैरह आती हैं, उसके थ्रू आप मलेरिया से निजात पा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ये काम 2024 तक कंप्लीट कर भी लेती, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि 2019 के एंड में 2020 और 2021 में जो हम ये सर्वाइव कर रहे हैं कोरोना के चक्कर में, तो इससे जो सारे प्लान्स हैं वो डिले होते जा रहे हैं। लेकिन आगे चल के हम इस पे काबू पा लेंगे, ये भरोसा है इंडियन गवर्नमेंट्स का और हमारा भी। थर्ड पॉइंट है आपका, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो बहुत ही बेहतर लेवल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें कई बाहर के लोग भी आते हैं, तो विदेश के लोग आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए। उसके 2 रीज़न्स हैं। 2 रीज़न्स इस तरह से हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या है फॉरेनर्स की जो भारत में आके ट्रीटमेंट अपना करवाते हैं। रीज़न उसके 2 ये हैं। पहली बात कि भारत में अगर कोई फॉरेन कंट्री से आ रहा है इलाज करवाने के लिए, तो उसके लिए यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है, जो मेडिसिन है, जो हॉस्पिटल का जो भी खर्चा है, वो अफोर्डेबल है उनके लिए, क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो हमारे देश से ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ प्रॉफिटेबल होती है कि उन्हें यहाँ पे कम पैसे देने होते हैं और उनको बेहतर इलाज मिल जाता है ना। दूसरी चीज़, यहाँ की जो कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, कई सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थाएं ऐसी हैं जो इस लेवल पे काम कर देती हैं जो किसी फॉरेन कंट्रीज़ में भी नहीं हो पाता है ना। तो ये 2 कारण ऐसे हैं कि जो फॉरेन बॉडीज़ हैं, जो फॉरेन पर्सनस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो भारत में आके इलाज करवाते हैं। एक मेडिकल सुविधा आपकी बहुत बेहतर है यहाँ पे। दूसरी चीज़, यहाँ की जो करेंसी है वो कुछ देशों के हिसाब से थोड़ी कमज़ोर है, तो उन्हें अफोर्डेबल हो जाता है यहाँ पे इलाज करवाना। तो इसके कॉन्स देख लेते हैं। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीज़ आर वाटर बोर्न, फॉर एग्जाम्पल डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस। ओके, हेपेटाइटिस आपका पीलिया का बिगड़ा हुआ रूप है। तो इस पे दिखाया जा रहा है कि भाई देखिए, पहले पॉइंट में दिखाया गया कि थर्ड पॉइंट में जो आपका प्रोस था उसमें दिखाया गया कि टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, मेडिकल की सुविधाएं लेते हैं और फिर वो अपना चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है कि हम अभी भी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराने में सक्षम नहीं हुए हैं। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी इस चीज़ से जूझ रही है कि उनके पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, खाने के लिए पौष्टिक भोजन नहीं है। तो ये सारी समस्याएं आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं इस देश में। इसके बहुत सारे कारण हैं। गवर्नमेंट की लापरवाही, लोगों की लापरवाही, लोगों की अलालीपन, गवर्नमेंट का उनके तरफ ध्यान नहीं देना, है ना। जो आपका कानून, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको वर्णित किया गया है कि एक गवर्नमेंट आपकी लोक कल्याणकारी सरकार के तौर पे काम करेगी कि जिनके पास अगर कुछ भी नहीं है तो उनके लिए भी कुछ सुविधाएं ऐसी दी जाए कि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकें। तो उसके लिए गवर्नमेंट अब धीरे धीरे चेत रही है और सही से काम कर रही है। लेकिन पहले की जो गवर्नमेंट थी
वो उतना बेहतर इस पे ध्यान नहीं दिए हैं। तो बहुत ड्रिंकिंग वाटर, हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं बहुत बड़ी जनसंख्या को। इवन सिटीज़ में भी हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि कुछ बहुत सारी जो ऐसी बीमारियां हैं जो पानी के ज़रिए हो जाती हैं, है ना, वो कम्युनिकेबल है, जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं वो पानी के ज़रिए हो जाती हैं, और उनसे भी एक बड़ी संख्या बीमार होती है शहरों में भी। गांव की तो हम बात ही हटा दें, वहाँ तो मान लीजिए कुछ हद तक होती है, लेकिन शहरों में भी इन सारी चीज़ों से कोई अछूता है नहीं। और जो स्लम्स वगैरह हैं शहरों में, जो आपको स्लम्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वहाँ पे मतलब रहने के लिए सोच पाना बहुत मुश्किल है। लोग वहाँ पे किस तरह से सरवाइव कर पा रहे हैं, उनको एक नोबेल पुरस्कार देना चाहिए कि स्लम्स में लोग कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं जो पानी से हो जाती हैं, उनकी जैसे डायरिया हो गई, वॉर्म हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, ओके, हैजा कहते हैं डायरिया को, और हेपेटाइटिस को हम हेपेटाइटिस ही कहते हैं। इसके कई सारे हेपेटाइटिस के वेरिएंट्स होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी इस तरह से होते हैं। और जब आपको पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, और वो जॉन्डिस अगर सही तरीके से आप उस पर ट्रीट नहीं कर पाए उसको, तो वो बिगड़ के हेपेटाइटिस की तरफ आगे बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट है आपका, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन्स। मेडिसिन बनाने में, दवाइयाँ बनाने में इंडिया का तीसरा नंबर लगता है। इंडिया तीसरा सबसे बड़ा देश ऐसा है जो मेडिसिन प्रोवाइड कराता है और बाकी दुनिया में भी एक्सपोर्ट करता है। और इस कोरोना के टाइम पे इंडिया की जो मेडिकल कंपनीज़ वगैरह हैं, जो फार्मा मेडिकल कंपनीज़ हैं, उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है और पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करने में इंडिया का एक अहम भूमिका रही है। चाहे वो पुणे बेस्ड आपकी अदर पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, या फिर बायोटेक इंडिया हो, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने वैक्सीन बनानी स्टार्ट की और उसे पूरी दुनिया में प्रोवाइड कराया। कुछ ऐसे गरीब देशों में प्रोवाइड कराया, आपने न्यूज़ में देखा होगा, इसी साल आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कई सारे जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं, अपने इंडियन कॉन्टिनेंट में जो सब कॉन्टिनेंट्स आपके आते हैं, जैसे सेशल्स हो गया, मलेशिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बर्मा हो गया, श्रीलंका हो गया, तो इन जगहों पे आपका वैक्सीन्स को फ्री में देने के लिए जो कोशिश की गई भारत की तरफ से, ये भी काबिल तारीफ़ है। एक तरफ तो हमने ये देख लिया, अब दूसरा देख लेते हैं। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। भारत के आधे बच्चों की स्थिति ऐसी है कि वो पर्याप्त भोजन नहीं पाते हैं, भरपेट भोजन नहीं पाते हैं, और वो कुपोषित रह जाते हैं। वो एक बेहतर डेवलपमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक ये भी समस्या है। अब देखते हैं, इन सारी समस्याओं का इलाज एक ही चीज़ है कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी पॉपुलेशन एकदम बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती चली जा रही है, उस पर हमको कंट्रोल लाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित हैं, गवर्नमेंट के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और जनसंख्या हमारी लिमिटेड नहीं है, वो बढ़ती चली जा रही है। अब इतनी सारी अब कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार। अब 100 बीमार हैं, एक अनार है, अब किस में बांटेंगे, कौन कितना पाएगा, कितने दाने किसके हिस्से में आते हैं, ये देखने वाली बात होती है। और ये समझने वाली बात भी है कि जनसंख्या अगर घटेगी नहीं तो लोगों की स्थिति में सुधार जल्दी होगा भी नहीं। आप कितने भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां उसमें बनी ही रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patients need. In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illness. We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, जैसे कोई एक बीमारी तो है नहीं,
भारत में या पूरी दुनिया में कोई एक बीमारी तो है नहीं, वो एक टारगेटेड है कि बस मलेरिया ही होता है, मलेरिया ही होगा और उसको बस हम 5 इंजेक्शन मार के ठीक कर ले जाएंगे। ऐसा तो नहीं, बीमारियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए होती है, जिसमें हम ऐसा कर सकें कि अगर कोई बहुत सारे पेशेंट्स एक साथ हमारे हॉस्पिटल में इंटर करते हैं तो हम सभी को बेहतर ट्रीटमेंट दे सकें। हमारे पास इतने बेड्स होने चाहिए, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि हम सभी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकें, उसको हम बेहतर ट्रीटमेंट दे सकें, एक बेहतर मेडिकल इक्विपमेंट के तौर पे हम उनको सारी सुविधाएं दे सकें जिससे कि हम उनकी जानों को बचा सकें। तो इसके लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक बेहतर हॉस्पिटल सेंटर चाहिए होता है, हॉस्पिटल चाहिए होते हैं, हेल्थ सेंटर चाहिए होता है, आपको लैब्स चाहिए होती हैं जो ब्लड वगैरह टेस्ट करती हैं, और भी जितनी भी टेस्टिंग वगैरह होती हैं उन सारी चीज़ों के लिए, मतलब हर तरह की टेस्टिंग के लिए एक निचले स्तर पे भी, अगर आप सतना जैसी सिटीज़ में हैं और वहाँ पे अगर कोई ऐसा टेस्ट लिख दिया कि हार्ट से ही रिलेटेड या ब्लड से ही रिलेटेड अगर कोई कैंसर की जांच के लिए अगर कोई लिख दिया, तो वो आपका जो ब्लड सेल है या फिर कोई आपके बॉडी का सेल है वो सीधे बॉम्बे चला जाता है। अब बॉम्बे से रिपोर्ट बन के आती है एक दो 3 दिन बाद, फिर यहाँ पे वो सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो लेबॉर्ट्रीज का जो सिस्टम है वो निचले तौर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ये सुविधाएं होनी चाहिए। तो यही चीज़ें जो हैं, आपका जो एम्बुलेंस सर्विसेज हो गई, ब्लड बैंक्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ये आपका हेल्थ केयर सिस्टम को एक बेहतर फैसिलिटीज़ देता है और उसे बेहतर मजबूती भी देता है, जिससे ज़रिए हमें बड़े शहरों की तरफ जाने से रोकता है। जितने भी लोग हैं सभी बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। ये आपका पावर का एक हिसाब से कहा जाए तो ये पावर डिवीज़न नहीं है, एक सत्ता किसी एक के पास है। अब जैसे मान चलिए हम किसी बड़े अस्पताल में जाते हैं, बॉम्बे का है, नागपुर का है, हैदराबाद का है या फिर बेंगलोर का है, कोई भी दिल्ली का है, बड़ा हॉस्पिटल है आपका, वहाँ पे हमको जाना होता है तो वहाँ पे पैसे बहुत लगते हैं। तो गवर्नमेंट सर्विसेज को चाहिए ये चीज़ कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये सारी सुविधाएं भी रखें और एक बेहतर डॉक्टर्स रखें इन सारी चीज़ों के लिए, जो इन सब को जांच कर सके, ट्रीट कर सकें। और जितने भी स्वास्थ्य आपके कर्मचारी होते हैं, साथ में जो नर्सेस वगैरह होते हैं, एक बेहतर आपके क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, अन्य विशेषज्ञ जो होते हैं, जो एक परामर्श दे सकें, आपको बता सकें कि आपको ऐसा ऐसा करना है। और जो देखिए एडवाइस देने वाली बात होती है, कई डॉक्टर्स आपके ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा सा ऐसी एडवाइस देते हैं कि आज देंगे तो दोबारा हमारे पास फिर आए, ये थोड़ा सा कम देते हैं एडवाइस, या फिर ऐसी दवाई देते हैं कि 5 दिन के लिए देंगे और दोबारा फिर आए। तो कोशिश ये की जाए कि जो एडवाइस देने वाला सिस्टम है वो एक्यूरेट हो, जो मेडिसिन प्रोवाइड कराने वाला सिस्टम हो वो एक्यूरेट हो, आपकी बीमारी को सही तरीके से डायग्नोस किया जाए, सही तरीके से जांचा जाए, सही तरीके से उसका इलाज किया जाए और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले कम पैसों में। हमें उतना पे नहीं करना पड़े कि हमारी जितनी लाइफ सेविंग्स है वो चली जाए, है ना। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान किसे रखना पड़ता है, इन सारी चीज़ों के लिए कौन आगे आना चाहिए, इसके लिए आना चाहिए गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वो सारे संसाधन हैं, गवर्नमेंट के पास वो सारी चीज़ें हैं, इतने पैसे हैं, इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि वो इन सारी चीज़ों को सेटअप कर सकती है। लेकिन वो ध्यान देती नहीं है, वो ध्यान देने लगती है प्राइवेटाइजेशन की तरफ। जैसे आज हम गवर्नमेंट में देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा अहम रोल है। वो अपनी गवर्नमेंट की सर्विसेज को बंद करके, उन्हें धीमा करके, उन्हें कम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा के एक प्राइवेट संस्था की तरफ उसे ज़्यादा बढ़ा रही है। कई सारी गवर्नमेंट संस्थाएं भी ऐसी हैं जिन्हें प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें, दिक्कतें इस चीज़ की हैं कि भाई प्राइवेट वाले पैसा तो लगाएंगे, सीधी सी बात है, वो पैसा लगाएंगे क्योंकि उनको कमाना भी है। अगर वो 5 करोड़ लगा रहा है ना, तो वो प्लानिंग बना के रखा है कि मुझे 5 करोड़ से 5 अरब बनाने हैं। लेकिन गवर्नमेंट का जो रोल है, जो एक संविधान का हमारा रोल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारे संविधान से पूरा देश चलता है, उसका कहना है कि गवर्नमेंट को होना चाहिए लोक कल्याणकारी सरकार के तौर पे, है ना। एक जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के लिए वो हर एक चीज़ करते हैं जो उसको ज़रूरत होती है, जो उसके लिए ज़रूरी है। गवर्नमेंट को भी संविधान के हिसाब से वैसा ही नापा गया है कि गवर्नमेंट भी आपका एक माता पिता के तौर पे काम करे, जितने भी सिटीजन हैं वो उनके बच्चों की तरह रहें और सबको सारी सुविधाएं दी जाए, सही तरीके से उनका मापदंड किया जाए, उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट को करनी चाहिए और हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाना भी चाहिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, हम बाकी की चर्चा आगे करेंगे।